इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर ट्रंप को लेकर है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आज एक बहुत बड़ी घटना हो गई। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई और जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपने आवास यानी कि व्हाइट हाउस में मौजूद थे। इसके साथ ही साथ आज की खबर कोलकाता से भी है। कैसे शुवेंदु सरकार ने ममता को एक और झटका दिया है, हम आपको बताएंगे एक एक तस्वीर। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की 6 बड़ी खबरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे और बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी। आखिर ट्रंप किसके निशाने पर हैं, पूरी खबर आपको बताएंगे। तो वहीं कोलकाता के डायमंड हार्बर में कैसे शुवेंदु सरकार ने ममता की एक और निशानी मिटा दी। भोपाल एम्स में ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत और सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम कर चुकी दिल्ली एम्स की टीम ट्विशा का पोस्टमार्टम कर रही है। दिल्ली में अब से थोड़ी देर बाद अमित शाह की मौजूदगी में विशाल जनजातीय सांस्कृतिक समागम होने जा रहा है, यानी कि बड़ा कार्यक्रम रखा गया जनजातियों के लिए। बड़ी खबर जयपुर से भी है, जहां पर सीएम के काफिले के सामने कैसे बस ने कोहराम मचा दिया और महाराष्ट्र के नांदेड़ में हथियारों का जखीरा मिलने से हड़कंप मच गया। तो ये है वो 6 बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर रहेगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका परिवार खतरे में है। कोई है जो ट्रंप की जान लेने की कोशिश में है। वो ट्रंप को मारने के लिए बार बार शूटर भेज रहा है। सवाल यह है कि आखिर ट्रंप को मारना कौन चाहता है। खबर यह कि 1 महीने के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर दूसरी बार हमला हुआ। हमलावर ने व्हाइट हाउस के पास करीब 30 राउंड फायरिंग की है। हमलावर ने फायरिंग व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास से की है। गोलीबारी के समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। इस हमले में एक आम नागरिक को गोली लगी है। वहीं सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर हो गया। फिलहाल व्हाइट हाउस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। व्हाइट हाउस की छत पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। FBI क्राइम सीन पर मौजूद है। चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच भी की जा रही है। सवाल तो यह है कि हमलावर को किसने भेजा था। क्या उसका इरादा व्हाइट हाउस में घुसकर ट्रंप को मारने का था, और व्हाइट हाउस के पास हुई इस गोलीबारी का मास्टरमाइंड कौन है। हम आपको बता दें कि यह हमला उस वक्त हुआ जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर अहम बातचीत चल रही थी। यह बातचीत आपने बिल्कुल आखिरी दौर में है और अगले कुछ घंटे बेहद क्रिटिकल भी हो सकते हैं। ऐसे में व्हाइट हाउस के पास इस तरह की गोलीबारी अपने आप में कई सवाल खड़े कर देती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप पर हमला क्यों किया जा रहा है, वो किसके निशाने पर हैं। क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर रहते हैं या सिर्फ और सिर्फ सनसनी क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये व्हाइट हाउस के अंदर के लॉन की तस्वीर है। जिस वक्त ये हमला हुआ उसके बाद किस तरह से सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स थे वो चौकन्ने हो गए और धीरे धीरे उन्होंने पूरे व्हाइट हाउस को देखा। तो व्हाइट हाउस के पास गोली चलने की जो घटना हुई है ये कई सारे सवाल खड़े करती है। ट्रंप पर आखिरकार हमला ये कौन करना चाहता है, लेकिन ये वो शख्स है जो हमलावर है जिसे मारकर ढेर किया गया है। तो व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी हुई थी। सिक्योरिटी चेक पॉइंट के करीब 30 राउंड गोलियां चली। इसके अलावा फायरिंग के वक्त व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। सीक्रेट सर्विस के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में इस हमलावर को ढेर कर दिया है। और फायरिंग के वक्त डोनाल्ड ट्रंप अंदर मौजूद सिर्फ नहीं थे बल्कि वो बातचीत कर रहे थे, क्योंकि ईरान के युद्ध को लेकर जो मिडिल ईस्ट के देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ उनकी लगातार बातचीत हो रही थी। इसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर भी थे जिनसे बातचीत हो रही थी। तो कुल मिलाकर जिस वक्त वो इस पूरे पीस डील को लेकर चर्चा कर रहे थे, युद्ध को खत्म करने को लेकर सोच रहे थे, उसी दौरान यहां पर ये हमलावर पहुंचता है और बाहर फायरिंग शुरू कर देता है। अब व्हाइट हाउस के पास गोली चलाने वाला हमलावर कौन था उसकी फुल डिटेल आ गई है, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए। जिस समय शूटर ने व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास फायरिंग की उस वक्त वहां कैसे अफरा तफरी मच गई। एकाएक 30 राउंड फायरिंग अगर होती है तो आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मचना या सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट हो जाना ये आम बात है। और ऐसा ही आपको दिख रहा होगा इन तस्वीरों में। लगातार पुलिस की गाड़ियां मूव कर रही हैं, सुरक्षा बल जो है वो मूव कर रहे हैं और इस जो हमलावर है इसको पकड़ भी लिया गया है। अब इसकी मंशा क्या थी, इसे किसने भेजा था, मास्टरमाइंड कौन है, ये आपको आगे पता चलेगा, लेकिन इसे ढेर जरूर कर दिया गया है। तो ये जो हमलावर है, हमलावर को जिस वक्त वो पहुंचता है, बताया जा रहा है कि महज कुछ ही जो हमलावर था वो जब पहुंचा उसके पास एक बैग था। उसने बैग से अपना बंदूक निकाला। बंदूक निकालने के बाद व्हाइट हाउस के चेक पॉइंट पर उसने सीधी गोलीबारी कर दी और गोलीबारी में जब
पलटवार किया गया तो सीक्रेट सर्विस के जवान ने जो गोली मारी उसमें वो ढेर हो गया और उसकी मौत की पुष्टि अस्पताल में जाके कर दी गई थी। तो गोलीबारी होते ही सीक्रेट सर्विस एजेंट्स मौके पर पहुंच गए थे। पूरे इलाके को घेर लिया गया। हमलावर के पास भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसे ढेर कर दिया। तो जिस वक्त ये हमला हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा जो अमला था, पूरे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तुरंत व्हाइट हाउस की तरफ भागे। 7th एवेन्यू पेंसिल्वेनिया रोड की तरफ ये वाकया हुआ था जहां पर पोस्ट था और ठीक पोस्ट के बाहर आप देख रहे हैं कि यहां पर पुलिस ने घेरा लगा दिया था। लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई थी व्हाइट हाउस के अंदर भी बहुत लोग मौजूद थे, जिसमें खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे और एक बड़ी तादाद में जो मीडिया कर्मी थे जो व्हाइट हाउस को कवर करते हैं वो भी व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के अंदर थे और उनके साथ जो हुआ वो तस्वीरों में कैद हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे। जिस समय अटैक हुआ उस दौरान व्हाइट हाउस के लॉन में कई रिपोर्टर मौजूद थे। पत्रकारों ने जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनी वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तस्वीर आप देख लीजिए कैसे अफरा तफरी मची और जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनाई दी वैसे ही रिपोर्टर्स अपनी जान बचाने लगे, पत्रकार अपनी जान बचाने। Promises the prices will go down, but his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening. तो यहाँ पर आपने दो रिपोर्टर्स को देखा, ये व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स है जो लगातार व्हाइट हाउस को कवर करते हैं और यहाँ पर वो एक बड़ी खबर दे रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे जानकारी दी थी कि जो ईरान के साथ डील है वो बहुत सकारात्मक दौर पर पहुंच चुकी है और अपने अंतिम चरण में है फाइनल होने के लिए। और साथ ही उन्होंने कई नेताओं के साथ बातचीत की है मिडिल ईस्ट के। और जब वो ये खबर दे ही रहे थे अपने न्यूज चैनल्स को और तभी पीछे से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। अब एक राउंड फायर नहीं हुआ था कि एक बार फायरिंग हुई रुक गई, ये लगातार होने लगी जिससे लोग घबरा गए क्योंकि उनको भी ऐसा लगा कि ऐसा क्या हुआ है कि व्हाइट हाउस के अंदर जो सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है वहां पर गोलियों की तरतराहट सुनाई दे रही है और आखिरकार बचने के लिए लोगों ने छिपना शुरू कर दिया। Trump promises the prices will go down, but his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening. और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हमले के बाद व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस समय व्हाइट हाउस की छत पर कई सारे शार्प शूटर्स यानी कि स्नाइपर्स को तैनात रखा गया है ताकि वो लॉन के बाहर जो भी अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो उसको तुरंत वो न्यूट्रलाइज या फिर ढेर कर दें। अब देखिए यहाँ पर व्हाइट हाउस के छत पर ये मौजूद हैं सीक्रेट सर्विस के एजेंट जिनके पास आपको स्नाइपर राइफल्स नजर आ रहे होंगे और इसी के जरिए वो पूरे व्हाइट हाउस के बाहर की तरफ नजर रखे हुए हैं। व्हाइट हाउस को आप देखिए कि एक बड़ा सा जो बड़ी सी इमारत है सफेद, ठीक उसके बाहर एक लॉन है। लॉन के साथ आपको बाहर की एक फेंसिंग नजर आएगी जो लोहे की यहाँ पर ग्रिल्स लगी हुई है और ठीक उसके बाहर तक कोई भी आम व्यक्ति पहुंच सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो स्नाइपर्स हैं उनकी नजर अब लॉन और ठीक उसके बाहर की ओर रखनी पड़ेगी कि ताकि आगे इस तरह की घटना ना हो। लेकिन अगर यह पहले क्या होता तो शायद आज वाली घटना नहीं हुई होती। अब व्हाइट हाउस की एक और तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं। जिस समय हमला हुआ उस समय पत्रकारों को सीक्रेट सर्विस एजेंट्स अंदर रहने के लिए बोल रहे थे। देखिए पहले आप। Inside. Okay, sir. We are journalists. I'm so sorry. We are journalists. We are just trying to record. I understand, sir. I understand, sir. Inside. Okay, sir. I understand. तो यहाँ आप देखिए कि ये व्हाइट हाउस के बाहर आपने जो फेंसिंग देखी थी ठीक उसके साथ जाकर यहाँ पर मीडिया कर्मियों के लिए अलग से एक जगह बनी हुई है जहाँ पर मीडिया कर्मी रहते हैं और यहीं से वो लाइव देते हैं, अपने रिपोर्ट्स देते हैं। और ठीक उसके सामने ये लॉन देख रहे हैं। ठीक इस लॉन से अगर आगे जाते हैं तो आप सीधा व्हाइट हाउस के अंदर जा सकते हैं, व्हाइट हाउस के अंदर पहुंच सकते हैं। उसके बीच का जो रास्ता है यहाँ पर जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स आ गए, उन्होंने वहां पर मौजूद मीडिया कर्मियों को कहा कि आप अंदर रहिए, बाहर मत आइए। व्हाइट हाउस के बाहर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त एसोसिएटेड प्रेस के रिपोर्टर एलेक्स ब्रेडन अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक गोलीबारी होने लगी। On my way home when I heard reports of gunshots near the White House, I was instructed to turn my vehicle around and head straight back to the White House. I got here to 17th in Pennsylvania. Actually, I'm now at 18th, but I can see 17th. There was a shooting apparently near the White House. One of the video anchors that was doing a live shot at the time, you could hear the gunshots in the live shot. An ambulance just arrived, more to come.
व्हाइट हाउस के पास गोली चलने Okay, sir, we are journalists. के बाद I'm so हमलावर sorry. को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। संदिग्ध हमलावर का नाम है नसीरे बेस्ट। बताया जा रहा है कि सीक्रेट सर्विस की जवाबी गोलीबारी में इसकी मौत हो गई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नसीरे बेस्ट पहले से सीक्रेट सर्विस के रिकॉर्ड में था। सीक्रेट सर्विस पहले भी इस हमलावर को पकड़ चुकी है। 26 जून 2025 को उसने एजेंट्स को रोककर धमकियां दी थी। 10 जुलाई 2025 को वो प्रतिबंधित इलाके में घुसने के आरोप में पकड़ा गया था और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो खुद को यीशु मसीह समझता था, यानी जीसस समझता था। कोर्ट ने उसे व्हाइट हाउस से दूर रहने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए नसीरे वेस्ट एक बार फिर से व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार वो मारा गया। हालांकि इस हमले के पीछे उसकी क्या मंशा थी, जांच एजेंसियां अभी तक इसकी पड़ताल कर रही हैं। लेकिन इस बीच आपको ध्यान होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने पोप की भूमिका को लेकर, ईरान के प्रति भूमिका को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था और माना जा रहा है उससे ये नसीरे उससे नाराज हुआ होगा। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार ये हमले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक दो नहीं, आप देखिए लगातार जब से वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मैदान में उतरे हैं तब से ही उनके ऊपर ये हमला हो रहा था। लेकिन हमलावर कौन है? नसीरे बेस्ट, उम्र 21 साल है। 26 जून 2025 को भी एजेंट्स को रोककर इसने धमकियां दी थी, जिसको पकड़ा गया था और उसके बाद इसको हिदायत दी गई थी कि वो व्हाइट हाउस के आसपास ना रहे। 21 साल की उम्र है, ज्यादा उम्र भी नहीं है इसकी। 26 जून 2025 को, यानी कि पिछले साल की घटना है, लगभग एक साल हुए हैं जब इसने जो सुरक्षा कर्मी है उनको रोककर धमकियां दी थी। और सबसे बड़ी बात है कि 22 फरवरी 2026 को फ्लोरिडा में मारे गए लोगों में से एक 21 साल का लड़का कड़ी सुरक्षा को चकमा देकर घुस गया था। 10 जुलाई 2025 को प्रतिबंधित इलाके में घुसने की इसने कोशिश की थी नसीरे वेस्ट ने। इसके अलावा प्रतिबंधित इलाके में घुसने के आरोप में से पकड़ा भी गया था। उसके बाद जज ने क्या कहा था? खुद को यीशु मसीह यानी कि जीसस समझता था और व्हाइट हाउस से दूर रहने के इसे आदेश दिए गए थे। तो इस व्यक्ति को आप देखिए, ये नसीरे हैं जो खुद को यीशु मसीह समझता था और हो सकता है कि पोप को लेकर जो बयान दिए गए थे डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, उससे ये नाराज रहा हो। एक और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं जिससे आप समझेंगे कि आखिरकार क्यों लगातार जानी दुश्मन बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का आजकल। 25 अप्रैल 2026 व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दिन हमला हुआ था, जिसमें बाल बचे थे सभी मौजूद वहां पर लोग। बॉलरूम तक हमलावर पहुंच गया था। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनाव के प्रचार के दौरान हमला हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और आपको याद होगा कि बाल बचे थे, बिल्कुल कान के पास से गोली छूकर निकली थी और उसके बाद वो चुनाव जीत भी गए थे। अब 24 मई 2026 की भी हमने आपको एक घटना बताई। 25 अप्रैल 2026 की घटना आपको याद ही होगी, कुछ महीने पहले की घटना है, जिसमें एक हमलावर सीधे होटल के अंदर पहुंचा था। अब देखिए, जान पर मंडरा रहे खतरे और ईरान के साथ तनातनी के बीच ट्रंप ने अपने बेटे की शादी अटेंड नहीं की। ट्रंप ने सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी 23 और 24 मई 2026 के वीकेंड पर बहामास में एक प्राइवेट फंक्शन में पूरी हो गई, लेकिन शादी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिरकत नहीं की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान से बढ़ते तनाव और सरकारी जिम्मेदारियों के चलते उनका व्हाइट हाउस में ही रहना जरूरी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे की शादी में शिरकत नहीं करते हैं और इसके पीछे जो तर्क डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया जाता है वो यही कि जो अभी इस वक्त के हालात उपजे हुए हैं मिडिल ईस्ट में और ईरान से जो लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए उनका व्हाइट हाउस में रहना जरूरी है। चूंकि बातचीत अपने अंतिम दौर में चल रही है और शांति वार्ता पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या वाकई में शांति वार्ता हो पाएगी? क्या वाकई में दोनों देशों के बीच में सब कुछ ठीक हो पाएगा? ये वो बड़ा सवाल है जो बार बार खड़ा हो जाता है, क्योंकि ट्रंप लगातार अपने बयानों को बदलते हैं। और व्हाइट हाउस के बाहर यह गोलीबारी तब हुई जब ईरान के साथ अमेरिका की पीस डील आखिरी स्टेज में है। ट्रंप खुद भी सोशल मीडिया में यह जानकारी दे चुके थे कि 3 महीने से जारी मिडिल ईस्ट टेंशन को खत्म करने के बहुत ही करीब वो पहुंच चुके हैं बातचीत के जरिए, और अच्छी बातचीत भी हो रही है। इसके बाद उन्होंने, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर पोस्ट करके कहा कि ईरान के साथ शांति वार्ता अच्छी चल रही है और इसके नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। ट्रंप ने दावा किया था कि मिडिल ईस्ट के मुद्दों को, साथ ही हॉर्मुज को लेकर भी जल्द समाधान निकलेगा और इसके साथ ही दोनों देश युद्ध विराम को 60 दिन तक बढ़ाने के लिए सहमत नजर आ रहे थे। ट्रंप ने कहा यह बयान उस प्रस्ताव के बाद आया जिसमें ईरान ने शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के सामने 14 पॉइंट की शर्तें रखी थी। असीम मुनीर गए हुए थे, फील्ड मार्शल पाकिस्तान के, और उनको बताया जा रहा है कि यह मसौदा सौंपा गया था। और कल जो फोन पर बातचीत हुई थी उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत नहीं हुई थी, वहां पर बातचीत हुई थी असीम मुनीर के साथ।
और ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर जो पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, वो डील किस बात पर हो रही है, किस शर्तों पर हो रही है, किन मुद्दों पर हो रही है, वो आपको बताते हैं। पहला है कि लेबनान समेत सभी फ्रंट पर युद्ध विराम होना चाहिए। पहले भी था, इस बार भी है। ईरान की फ्री संपत्तियां अब अनलॉक करनी पड़ेगी जो इस वक्त रखी गई है। पूरे दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर की संपत्ति है, या आप कह सकते हैं बैंक में पैसा रखा हुआ ईरान का, वो चाहता है कि उसे वापस किया जाए। लेबनान समेत हम जैसा बता चुके हैं कि चाहे लेबनान हो, चाहे वो हमास के साथ गाजा में हो, ये जो लड़ाई है रोकनी पड़ेगी इजराइल को। ईरान की फ्री संपत्तियों को उसे वापस देना पड़ेगा और समंदर से अमेरिका की नाकेबंदी हटानी पड़ेगी, जिसके चलते इस वक्त ईरान को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर भी ये चर्चा हुई है। ईरान के आसपास तैनात अमेरिकी सेनाएं हटानी पड़ेंगी। अब इसको लेकर बहुत संशय है। परमाणु मुद्दे पर डील तैयार करने के लिए 30 दिन का वक्त मांगा गया है कि पहले आपकी शर्तें रखी गई हैं 1, 2, 3, 4 उसे मानिए, उसके बाद 30 दिन का वक्त होगा जिसमें बैठकर ये तय किया जाएगा कि ईरान के पास जो यूरेनियम रखा हुआ है और जो अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान बंद कर दे, उस पर 30 दिन तक बैठ के आगे बातचीत होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए, यहां पर जो आपको हम बता रहे हैं, जो मसौदा भेजा गया उसके मुख्य पॉइंट्स यही हैं। और एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा की मौत से जुड़ी एक और अपडेट आपको बताएं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। भोपाल एम्स में ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम करने पहुंचा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता इस पैनल को लीड कर रहे हैं और ट्विशा की फैमिली मेंबर्स भी एम्स के बाहर ही मौजूद हैं। पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया का बाकायदा वीडियोग्राफी किया जाएगा और अब यह केस सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। जस्टिस सूर्यकांत इस मामले की कल सुनवाई करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है। इधर ट्विशा का पोस्टमार्टम चल रहा है। दूसरी बार पोस्टमार्टम की मांग परिजनों ने की थी, जिसे जबलपुर हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और अब मौत के 12 दिनों बाद दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्विशा डेथ मिस्ट्री सुलझ पाएगी? क्या सीबीआई इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी? 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा के ससुराल में ऐसा क्या हुआ था? ट्विशा ने अगर सुसाइड किया तो उसके शरीर पर चोट के निशान क्यों हैं? इन तमाम सवालों के जवाब सीबीआई को पता करने हैं। उधर ट्विशा का पति 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने समर्थ सिंह का वकालत का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। ट्विशा के पति समर्थ से भोपाल पुलिस की एसआईटी पूछताछ भी कर रही है। और दिल्ली एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ट्विशा शर्मा का पोस्टमार्टम कर रही है। शव 12 दिन पुराना है, लिहाजा डॉक्टर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती, शव को जितना पुराना होता है सबूत मिलने की संभावना उतनी कम हो जाती है। ऐसे में कितना इसमें जानकारी निकाल पाते हैं, इस टीम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन काफी प्रोफेशनल है और इस तरह के काम पहले भी कर चुके हैं। ट्विशा के पोस्टमार्टम को डॉक्टर सुधीर गुप्ता लीड कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम कर चुके हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता। सुनंदा पुष्कर का भी वो पोस्टमार्टम कर चुके हैं। जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो एम्स फॉरेंसिक विभाग के चीफ भी हैं। और यही वजह कि एक्सपर्ट्स के पैनल को बुलाया गया है और ये पैनल आप देख रहे हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता लीड कर रहे हैं और उनके साथ टीम में कौन कौन है वो भी आपको हम बता देते हैं। उनके साथ पूरे 4 डॉक्टर्स का एक अच्छा खासा पूरा यहां पर टीम पहुंचा है। अब इन्होंने ट्विशा के अलावा किस बड़े सेलिब्रिटीज के इस तरह के जो पोस्टमार्टम को अंजाम दिया था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का भी पोस्टमार्टम कर चुके हैं, क्योंकि सवाल उठाया गया था जिसमें सुसाइड था या मर्डर था, इसको लेकर सवाल उठा था। इसके अलावा सुनंदा पुष्कर का भी केस आया था, जिसमें यह सवाल उठा था कि इन्होंने सुसाइड किया है, दवाई की वजह से इनकी मौत हुई है या फिर इनका मर्डर हुआ है। तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इससे पहले 2 ये हाई प्रोफाइल केसेस में भी पोस्टमार्टम किया था। जी बिल्कुल, हम पोस्टमार्टम, हम देखिए, हम तो पेरेंट्स को तो अंतिम संस्कार एक बहुत बड़ा हमारा दर्द है। वो मदर उनकी हिस्टेरिक हो रही हैं देख करके, हमें कैसे कंट्रोल करेंगे सारे इमोशंस को, ये बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट है हम लोगों के लिए। पर हम 100% जो है संस्कार के लिए जाएंगे। अब वो उसकी टाइमिंग और प्लानिंग के बारे में सब होने के बाद ही तय किया जाएगा। अभी मीडिया वासियों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने संज्ञान लेते हुए अपना रिकमेंडेशन दिया सीबीआई के लिए और हमारी दर्द को समझा। और सभी मीडिया वासी को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये केस ट्विशा का एक नज़ीर बनेगा, एक न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत होगी और आगे कोई बेटी के साथ में ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा।
अब देखिए, पिछले 12 दिनों से ट्विशा का शव भोपाल एम्स की मॉर्चरी में रखा है। उसके परिजनों ने कई स्तरों पर लापरवाही और धांधली का आरोप भी लगाया है। दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की, जिसके बाद आखिरकार उनकी डिमांड सुनी गई और अब पोस्टमार्टम हो रहा है। लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। क्यों अनसुलझे सवाल हैं, इसमें कितने सारे हैं, वो हम अब आगे आपको बताते हैं। बिल्कुल, पहला सवाल तो ये है कि क्या ये मर्डर है? अगर हाँ तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, और मर्डर हुआ है तो किसने किया है? सास और पति का इसमें क्या रोल रहा है? ये भी एक बहुत अहम सवाल है। क्या ये सुसाइड है? खुली जगह पर फांसी क्यों लगाई गई है? ये भी पहला सवाल है। अगर सुसाइड किया है तो शरीर पर चोट के निशान कहां से आ गए? ये भी पूछा जाएगा सवाल। मर्डर को सुसाइड दिखाया जा रहा है क्या? ये भी एक सवाल सामने है। अब सीबीआई को केस ट्रांसफर हो चुका है। ट्विशा की सास रिटायर्ड जज हैं तो काफी इन्फ्लुएंशियल मानी जाती है। इसके अलावा पति समर सिंह जाने माने वकील हैं। तो और जो सवाल जो उठ रहे हैं इस वक्त सबके जहन में है, मेरे भी हैं, आपके भी है, वो भी बता देते हैं कौन से सवाल हैं। सबसे पहले कि अगर ये मर्डर है तो मर्डर किया है तो मोटिव क्या है इसके पीछे? क्या वजह रही कि मर्डर किया गया? मर्डर हुआ तो फिर किसने किया, क्यों किया? सास और पति का इसमें क्या कोई रोल है? ये भी एक बड़ा सवाल है। तीसरी चीज है कि ये सुसाइड अगर है तो इसमें भी सवाल उठते हैं कि खुली जगह पर कोई फांसी क्यों लगाएगा? वो बंद कमरे में जाएगा जिससे कि कोई इसको देख ना पाए, कोई रोक ना पाए। शरीर पर चोट के निशान कैसे आ सकते हैं अगर कोई सुसाइड कर रहा है, कोई खुद को फंदा लगा रहा है तो? और मर्डर को सुसाइड क्या दिखाया जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त जांच एजेंसियों के सामने हैं। काफी हद तक चीजें पोस्टमार्टम के जरिए सामने आ सकते हैं। इसी से वजह से एम्स के एक्सपर्ट, देखिए जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता को उनकी टीम के साथ भेजा गया है भोपाल एम्स में। इस वक्त ये पोस्टमार्टम चल रहा है। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड हुआ था, मर्डर हुआ था, इसको लेकर पोस्टमार्टम हुआ था। और उसके बाद सुनंदा पुष्कर का भी केस इसी तरह से था कि उनकी मौत वजह नेचुरल थी या फिर उनकी मौत के पीछे कोई साजिश थी या हत्या की गई थी। यह भी पोस्टमार्टम डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ही किया था। देखिए, ये बिल्कुल एक आम आदमी भी एक बॉडी को देख के बता सकता है एक मरने वाला अपने आप को क्यों मारेगा, पूरे बदन पे उसके चोटों के निशान कहाँ से आए। और चूंकि वो निशानों की तहकीकात पूरी तरीके से एम्स के डॉक्टर्स को करके दी जानी चाहिए थी कि किस तरीके से ये मार्क्स आए, तो वो ब्लंट फोर्स इंजरी जो आई वो किसने की, किसने दी उसको, कैसे उस शरीर पे चोट के निशान आए, उसके कान के ऊपर नीले चोट के निशान कैसे आए। तो मतलब उसको बहुत मारा पीटा गया होगा। उसी से ये संभव हो सकता है। किसी आदमी के शरीर पर निशान तभी आते हैं जब उसको किसी ने बुरी तरीके से मारा पीटा हो। अब ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ट्विशा शर्मा की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच इस मामले की कल सुनवाई करेगी। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वीएम पंचोली भी होंगे। ट्विशा की सास रिटायर्ड जज हैं और पति वकील। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने चीफ जस्टिस से स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की अपील की थी ताकि समाज में ये मैसेज ना जाए कि न्याय प्रक्रिया से जुड़े लोग रसूख का इस्तेमाल कर जांच को प्रभावित कर सकते हैं। अब जांच को कौन प्रभावित कर सकता है, क्योंकि परिवार की ओर से ही आरोप लगाया जा रहा है, जैसा कि अभी प्राची बता रही थी। तो सबसे पहले सास गिरी बाला सिंह रिटायर्ड जज हैं। इसी वजह से ट्विशा के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि हाई प्रोफाइल फैमिली है, पति भी जाने माने वकील हैं। यह भी वजह है कि इन दोनों की वजह से परिवार को लगता है कि इसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत करेंगे, इसकी सुनवाई करेंगे। उनके बेंच के सामने आया है। सूर्यकांत सीजेआई है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कल सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं के यानी कि चीफ जस्टिस के कोर्ट में इस पर सुनवाई होने जा रही है। अब वहां पर क्या होता है, क्या कहा जाता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और मंडे को इसकी हियरिंग लगी है जिसमें सिद्धार्थ लूथरा सर अपीयर हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसके बाद वहां से जो भी दिशा निर्देश जारी होंगे इसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा। और इसके अलावा एक प्रोसीजरल लैप्सेस की बात करी है, वो प्रोसीजरल लैप्सेस चाहे जो जमानत दी गई, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, सबके संबंध में सुयो मोटो कॉग्निजेंस लिया है सुप्रीम कोर्ट में। और इन सब के संबंध में प्रॉपर चर्चा करके, प्रॉपर वहां मेरिट पे डिसीजन लेके, प्रॉपर सारी कार्रवाई करते हुए इन सब के खिलाफ कहीं ना कहीं अगर कोई कमियां पाई जाएंगी तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, आप बताइए क्या अपडेट्स आपको मिल रहे हैं? पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है, कब तक रिपोर्ट संभव है सामने आएगी?
देखिए, इंडिया टीवी की टीम इस वक्त उसी एम्स के मरचुरी में है जहां बीते 12 दिनों से ट्रिशा का शव जो है वो रखा हुआ है। सेकंड पोस्टमार्टम जिसकी अपील की थी परिवार ने हाई कोर्ट के शुक्रवार के आदेश के बाद शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनकी पूरी फैमिली इस वक्त जो है ट्रिशा की वो यहाँ पर मौजूद है और जो 4 डॉक्टर्स की टीम है जो कल देर रात भोपाल पहुँची थी वो यहाँ पर जो है जांच शुरू कर रही है। माना जा रहा है कि जो 9:30 बजे से ये शुरू हुआ है ये पूरी पोस्टमार्टम। तकरीबन 2 घंटे का टाइम दिया गया था। 12, 12:30, 1 बजे तक जो है ये पोस्टमार्टम ख़त्म होगा। इस दौरान तमाम जो उन इरेगुलरिटीज़ पर जिसका विरोध किया था ट्रिशा के परिवार वालों ने, उन पर जांच केंद्रित करेंगे। हालांकि जब इंडिया टीवी की बात हुई ट्रिशा के पिता नवनीति शर्मा से तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनकी जो डॉक्टर से बात हुई है उन्होंने कहा है हम बिल्कुल फ्रेश अप्रोच के साथ ये सेकंड पोस्टमार्टम शुरू करेंगे, बिल्कुल बायस्ड नहीं होंगे। तो माना जा रहा है कि जो लंबी लड़ाई ट्रिशा के परिवार वालों ने सेकंड पोस्टमार्टम को लेकर लड़ी थी, क्योंकि फर्स्ट पोस्टमार्टम से उन्हें काफ़ी आपत्ति थी। जो लिगेचर मार्क यानी जो गले में निशान पड़ा था, जिस पट्टे के साथ वो तथाकथित तौर पर फांसी थी अगर थी तो वो जो लगा था हैंगिंग, तो वो पट्टा पेश नहीं किया गया था आईओ द्वारा पोस्टमार्टम के वक्त एम्स को। ये एक बहुत बड़ी इरेगुलरिटी है जो माना जा रही है। और उसके बाद जो है ऐसी तमाम इरेगुलरिटीज़ थी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जिन शब्दों का इस्तेमाल संस्थागत पक्षपात और प्रक्रियागत जो अनियमितता यानी प्रोसीजरल जो लैप्सेस हैं उस पर केंद्रित ये पूरा अप्रोच है। उसी को लेकर ये बात चल रही है, क्योंकि फर्स्ट पोस्टमार्टम में बाईं हाथ के अगर 5 जगह बाईं हाथ पे निशान थे यहाँ पर, और एक दाईं उंगली समेत एक जो कलाई है यहाँ पर निशान थे। ऐसे में सवाल इसका परिवार उठा रहा था कि जो फांसी अगर लगा रहा है तो गले पर हैंगिंग के निशान होने चाहिए, लेकिन चोटों के निशान अलग अलग जगह पर हैं। ये संदेह पैदा कर रहे हैं। इसी को लेकर ये पूरी लड़ाई लड़ी गई सेकंड पोस्टमार्टम को लेकर। सबसे बड़ा सवाल उनका ये था कि फांसी जिस फंदे से लगाई गई थी वो फंदा आईओ था उसने जमा नहीं किया था। ऐसे में अगर 13 तारीख को ये पीएम रिपोर्ट के बाद अगर क्रीमेशन कर देते तो फिर वो पट्टे से गले की लेंथ से लेकर तमाम सवालों के जवाब अब जल्द ही पीड़ित परिवार को मिलेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में नई सरकार बनने पर ममता सरकार की फाइल खुल रही है। दनादन आदेश भी जारी किए जा रहे हैं और उनके सरकार के कार्यकाल में हुए कामकाज पर हथौड़ा भी चल रहा है। ताजा एक्शन कोलकाता में हुआ, जहां बिधाननगर के सॉल्टिक स्टेडियम के वीआईपी गेट के बाहर लगी एक विचित्र फुटबॉल वाले स्टैचू को हटा दिया गया है। दरअसल इस स्टैचू के कई मायने थे, क्योंकि इसे बनाने वाली, इसको डिजाइन करने वाली खुद ममता बनर्जी थी, जिसमें आधा धड़ था यहाँ पर एक फुटबॉल प्लेयर का और उसके धड़ के ऊपर एक फुटबॉल रखा हुआ था जो बिल्कुल ग्लोब नुमा था। और इसी को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए थे और ममता बनर्जी ने इसको डिजाइन किया था, तो इसकी बहुत ज्यादा आप समझ सकते हैं कि एक मान्यता थी उनके बीच, उनके समर्थकों के बीच। अब उसे तोड़ दिया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रहार है। एक एक करके ममता बनर्जी के उन सभी चीजों को हटाया जा रहा है जिसको लेकर लोग सवाल किया करते थे, लेकिन खुलकर कोई बोल नहीं पाता था। अब इस स्टैचू को 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप से पहले वीआईपी गेट पर लगाया गया था। जैसे मैं बता रहा हूं कि एक फुटबॉल प्लेयर की इसमें मूर्ति थी, या आप कह सकते हैं स्टैचू था। ये देखिए, ये आपको पहले इस तरह से दिखता था, यानी कि आधा धड़ दिखता था, उसके ऊपर ये ग्लोब नुमा एक फुटबॉल जैसा रखा हुआ था और नीचे 2 यहां पर आपको फुटबॉल नजर आएंगे। और यह ममता बनर्जी द्वारा बताया जाता है डिजाइन भी किया गया था। तो हम आपको बता रहे हैं कि सॉल्टिक स्टेडियम के वीआईपी गेट के बाहर जो ये स्टैचू लगाया गया था और 2017 में फीफा का अंडर 17 वर्ल्ड कप के दौरान इसे लगाया गया था। ममता बनर्जी, जैसा मैंने कहा है कि उन्होंने इसको डिजाइन किया था, उनके डिजाइन के ऊपर इसे तैयार किया गया था। और कटे हुए धड़ पर फुटबॉल रखा हुआ था, जिसको लेकर कई बार सवाल उठाए गए थे। लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, इसको लेकर काफी ज्यादा इसकी चर्चा भी होती थी, क्रिटिसाइज भी किया गया था। अपनी विचित्र डिजाइन के कारण ये लोगों के बीच कैसे कहते हैं कौतूहल का कारण था और इसको लेकर कई बार बातचीत भी होती थी। एक्शन अब हुआ है, जब नई सरकार आई है तब इसको हटाया गया है।
अब देखिए, कोलकाता में केवल ममता राज में बना स्टैच्यू ही नहीं मिट्टी में मिल रहा, ममता की सरकार में बने अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चल रहे हैं। इसी कड़ी में कोलकाता के बेलेघाटा में टीएमसी के ऑफिस को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। ये दफ्तर प्राइवेट जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। इसके बाद जमीन उसके असली मालिक को लौटा दी गई है। मजेदार बात यह है कि इस अवैध कब्जे पर शुवेंदु सरकार ने खुद जमीन के मालिक से बुलडोजर चलवाया है। ये तस्वीर भी आप देखिए, अवैध कब्जे जितने भी टीएमसी के द्वारा किए गए थे, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए थे, जगह जगह दफ्तर बनाए गए थे, वहां अब बुलडोजर एक्शन हो रहा है और शुवेंदु सरकार ये बुलडोजर एक्शन कर रही है। तो बुलडोजर एक्शन जारी है। कोलकाता में टीएमसी के दफ्तरों के ऊपर जो गैर कानूनी ढंग से बताए गए तोड़ा गया है। तो बेलेघाटा में भी टीएमसी का जो दफ्तर था उसे हटा दिया गया है। प्राइवेट जमीन पर कब्जा करके यहां पर टीएमसी ऑफिस बनाया गया था, जिसकी शिकायतें लगातार की जाती थी, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं थी क्योंकि सत्ता में ममता बनर्जी थी। पिछले 15 साल से इस जमीन पर टीएमसी ने कब्जा करके रखा हुआ था। बेलेघाटा कोलकाता की एक, आप समझ सकते हैं कि अहम जगह है और इसके अलावा डिमोलिशन के बाद जमीन उसके मालिक को सौंप दिया गया है। बेलेघाटा से टीएमसी के जो विधायक है कुणाल घोष, वो यहीं से बेलेघाटा से आते हैं। अब उस पर वो क्या कहेंगे, उनका कोई बयान तो अभी तक आया नहीं है। अब देखिए कि मकान मालिक कौन है, मानिक लाल कुंडू। 2011 में इस पर निर्माण शुरू हुआ था। कब्जा किसने कर लिया था? टीएमसी के नेताओं ने, जो लोकल यहां पर टीएमसी के नेता थे। दिखावा किया गया था, माथकपुकुर व्यायाम समिति बनाने की बात की गई थी कि भाई हम यहां पर एक जिम्नेजियम बना रहे हैं। मकान के आगे से टीएमसी दफ्तर बना दिया गया। आप सोचिए कि फुटपाथ के ऊपर ठीक घर के सामने एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया और उसे बना दिया गया दफ्तर टीएमसी का। मकान मालिक ने खुद अब इसको हटवा दिया है। तो इस तरह से कब्जा किया जाता था और इसी के खिलाफ जनता लगातार आवाज उठा तो रही थी, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं हो रहा था। और इस बार आखिरकार जब सब मिलकर सामने आए और पूरी उन्होंने इन मुद्दों को लेकर सरकार को ही पलट दिया जनता ने।